आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एओर्टिक स्टेनोसिस। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे एओर्टिक रिगर्गिटेशन। सबसे पहले हमें इसकी टियोलॉजी पता होनी चाहिए कि मोस्ट कॉमन जो है वो है रिमेटिक हार्ट डिजीज़, और साथ ही होता है कि एओर्टिक वॉल जो है वो नॉर्मली ट्राइकस्पिड होता है, लेकिन कंजेनिटली अगर वॉल बाइकस्पिड हो तो उसकी वजह से भी एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है। इसके अलावा एक सिंड्रोम होता है वो है विलियम सिंड्रोम। एक्चुअली एओर्टिक वॉल जो है वो उसमें एक फाइब्रस डायाफ्राम होता है। सो अगर वो फाइब्रस डायाफ्राम जो है वो सुप्रावाल्व्यूलर हो तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और साथ अगर मेंटल रिटार्डेशन और हाइपरकैल्सीमिया हो तो इसको कहते हैं विलियम सिंड्रोम। दूसरा ये है कि एज रिलेटेड भी एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। पैथोलॉजी ये होती है कि लेट्स सपोज दिस इज़ द हार्ट एंड दीज आर द 4 चैम्बर्स। अच्छा, अब ये आयोटा यहाँ से इमर्ज कर रही है, तो अब होता ही है कि अगर यहाँ पे कोई स्टेनोसिस होगा तो ये लेफ़्ट हार्ट जो है वो पूरा कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसकी। सो जब उसकी कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसकी वजह से ये होगा कि ऑक्सीजन डिमांड उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी, और जब ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होगी तो उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा। अब स्वेरिटी डिपेंड करती है कि वॉल्व्यूलर एरिया कितना है। नॉर्मली 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर माइल्ड होगी तो 1.5 to 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो जितना एरिया कम होता जाएगा उतनी स्वेरिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, और अगर लेस देन 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो स्वेयर डिजीज़ होगी। क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि आयोटा जो है उसने आगे पूरी बॉडी को सप्लाई करना है ब्लड। सो जब पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसकी वजह से होगा ये कि ब्रेन की परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो सिंकोपे डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग ये है कि एक्सर्शनल डिस्निया हो जाएगा पल्मोनरी कंजेशन की वजह से, और उसके अलावा जो है वो इस्कीमिया हो जाएगा उसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड। तो उसके बाद उसमें इंजाइना के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ट फेलियर का भी यही है कि ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा, सो लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। और जीआई ब्लीड एओर्टिक स्टेनोसिस में एंजियोडिस्प्लेजिया की वजह से होता है। ये एक डिजीज़ है जो हम वेसल्स में डिस्कस करेंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स भी हो गए, स्वेरिटी भी होगी। नेक्स्ट थिंग ये है कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये मरमर है किसका। सबसे पहले हम जो है इसमें देखेंगे कि पाल्पेशन जो है वो एपेक्स बीट स्टेनोसिस में डिस्प्लेस नहीं होती, और हीविंग जो होती है वो पैरास्टर्नल हीव जो है, ये हमें एग्जामिनेशन में आप करेंगे कि हीव क्या होती है। वो इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी और डिस्फंक्शन हो जाता है। अब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है मेट्रियल और ट्राइकुस्पिड वाल्व की क्लोजर की वजह से, सो वो तो नॉर्मल होगी। अब S2 जो है वो रिलेट होती है एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की वजह से। सो अगर S2 जो है वो सॉफ्ट इसलिए होगी क्योंकि एओर्टिक वाल्व कैल्सिफाइड हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि कैल्सिफाइड एओर्टिक वाल्व की वजह से A2 जो है वो इनऑडिबल होगी। अब रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ S2, इसका क्या मतलब है? रिवर्स स्प्लिटिंग का एक्चुअली मतलब ये है कि नॉर्मली जब इंस्पायर करते हैं तो उसमें P2 और A2 ये वाइड हो जाती है, लेकिन इसमें एओर्टिक स्टेनोसिस में ये होता है कि इंस्पिरेशन पे ये नैरो हो जाती हैं, और पैराडॉक्सिकली ऑपोजिट हो जाता है कि पहले जब नॉर्मल होता था तो एक्सपायरेशन पे ये नैरो होती थी, अब इंस्पिरेशन पे ये नैरो हो गई हैं और एक्सपायरेशन पे ये वाइड हो जाती है। इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, जिसके दो कंपोनेंट है P2 और A2। नेक्स्ट थिंग जो है ऑस्कल्टेशन पे, वो हमें ये है कि पाल्पेशन पे तो डबल एपेक्स बीट हमें इसलिए मिलती है क्योंकि जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें एक फाइंडिंग मिलेगी फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड हमें क्यों मिलेगी? फोर्थ हार्ट साउंड जो होती है वो एक्चुअली होती है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से। सो फोर्थ हार्ट साउंड हमें ऑस्कल्टेशन पे मिलेगी और पाल्पेशन पे हमें डबल एपेक्स बीट मिलेगी। अब आ जाते हैं कि इसका मरमर किस क्वालिटी का होगा। S1 और S2 इसके दरमियान आएगी एक इजेक्शन क्लिक आएगी, उसके बाद S2 और S1 के दरमियान S4 हमें मिलेगी, क्योंकि S4 जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से होती है, तो डायस्टोली और सिस्टोली के दरमियान हमें मिलेगी। अब इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है, ये है अर्ली सिस्टोलिक मरमर, ये होगा एओर्टिक स्टेनोसिस में। और साथ साथ जो है वो अब हमें पता चलना चाहिए कि ये जो इसका मरमर है वो रेडिएट करता है एपेक्स और कैरोटिड की तरफ। अब
एपेक्स के एरिया पे तो मेट्रियल रिगर्गिटेशन का मर्मर भी हो सकता है या फिर कोई और भी मेट्रियल एरिया का मर्मर हो सकता है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता ही है कि एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर जो है वो मिड सिस्टोलिक मर्मर होता है, और जो मेट्रियल रिगर्गिटेशन का मर्मर है वो है पैन सिस्टोलिक मर्मर। इसलिए जो है ये हमें डिफ्रेंशिएशन इसमें इस तरह मिल जाएगी कि अगर मिड सिस्टोलिक मर्मर है विद सिस्टोलिक इजेक्शन क्लिक तो वो होगा एओर्टिक स्टेनोसिस, और अगर पैन सिस्टोलिक लाइक थ्रू आउट सिस्टोली है वो है मेट्रियल रिगर्गिटेशन। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि पल्स जो है इसमें लो वॉल्यूम होगी। ये हम जब देखेंगे एओर्टिक रिगर्गिटेशन तो उसमें हाई वॉल्यूम पल्स होगी और ये स्लोली राइजिंग होती है, इसलिए इसको कहते हैं एनाक्रोटिक पल्स। सो ये पल्स, मर्मर और ऑस्कल्टेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है। तो फर्स्ट थिंग एक्सरे, इसमें हार्ट का साइज आपको नॉर्मल मिलेगा। ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट भी हो जाएगी। एको पे थिकन्ड कैल्सिफाइड वॉल्व मिलेगा, एओर्टिक वॉल्व। नेक्स्ट थिंग ये है कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसमें हमें ग्रेडियंट पता लगता है कि एओर्टिक वॉल्व का एरिया और आगे ग्रेडियंट कितना है। अब ट्रीटमेंट ये है कि मेडिसिनली ये है कि फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करेंगे ताकि स्टेनोटिक बॉल है तो इसलिए एक्सर्शन कम करें। बीटा ब्लॉकर्स टू ट्रीट एंजाइना। अब नाइट्रेट्स, एस इनहिबिटर्स और डाइजॉक्सिन्स नहीं देने। अब नाइट्रेट्स इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर पहले ही ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा, सो अगर नाइट्रेट्स देंगे तो मजीद वेजोडाइलेशन होगी, सो मजीद ब्लड जो है उसका फ्लो कम हो जाएगा। और सर्जिकली लास्ट ऑप्शन इज दी वॉल्व रिप्लेसमेंट। अब एओर्टिक स्टेनोसिस है या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, इसको चेक करने के लिए हमें कैसे पता लगता है कि समटाइम्स पता नहीं लग रहा होता कि ब्लड जो है वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में भी सेम चीज़ होती है कि उसमें लेट्स सपोज कि ये सेप्टम है तो उसमें ये होता है कि ये एओर्टा जा रही है तो सेप्टम डेविएट कर जाता है, जिसकी वजह से एओर्टा जो है वो बंद हो जाती है। सो हमें पता नहीं लग रहा कि एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से है या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से। तो डेब्यूटामीन टेस्ट करते हैं, उसमें यह है कि अगर वॉल्वुलर एरिया सेम रहे, क्योंकि स्टेनोटिक कैल्सिफाइड वॉल्व होता है तो इसलिए ये होगा एओर्टिक स्टेनोसिस, लेकिन अगर वॉल्वुलर एरिया इंक्रीज कर जाता है तो ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है। अब एओर्टिक रिगर्गिटेशन जो है वो एओर्टिक स्टेनोसिस के बाद हम डिस्कस करते हैं। अब होता ये है कि उसकी तरह इसमें भी रेमेटिक फीवर या रेमेटिक हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी है, साथ इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें सिफिलिस की वजह से सिफिलिक एओर्टाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से एओर्टिक रिगर्गिटेशन डेवलप होती है, साथ डाइसेक्शन ऑफ एओर्टा भी हो सकती है। इसके अलावा कोई बाइकस्पिड एओर्टा हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम लाइक मार्फन सिंड्रोम और एहलर-डैनियल सिंड्रोम, वो डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स ये होता है कि ऑब्वियसली अगर दिस इज लेट्स सपोज द हार्ट एंड दीज आर द 4 चैम्बर्स, सो एओर्टा जब यहाँ से निकलेगी लेफ्ट हार्ट से, सो जब इसमें ब्लड रिगर्ज कर रहा है तो वो वापस एक्यूमुलेट हो रहा है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि साइज ऑफ द हार्ट इंक्रीज करेगा, कार्डियोमेगली, और साथ मायोकार्डियल डिसफंक्शन ड्यू टू दी इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिमांड एंड इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, और साथ साथ एक्सर्शनल डिस्निया होगा और फटीग होगी क्योंकि आगे पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो भी होती हैं, तो उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन होगी और सिस्टेमिक सप्लाई ऑफ ब्लड टू बॉडी वो भी नहीं हो रही, इसलिए एक्सर्शनल डिस्निया की चांस बढ़ जाएंगे और साथ साथ पाल्पेशन होगी। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो एपेक्स बीट डिस्प्लेस होगी क्योंकि वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट होगी, सो एपेक्स बीट आउटवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर जाएगी और प्रोमिनेंट पल्सेशन हो जाएगी। हर्ट्ज पॉइंट जो है ना वो होता है ये है कि लेट्स सपोज दीज आर द दिस इज द स्टर्नम और ये आपका हार्ट पड़ा। अच्छा, अब सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लेट्स सपोज दिस, तो ये जो हर्ट्ज पॉइंट है ना ये होता है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे, और यहाँ पे हम जो है वो A2 का एरिया जो है वो पल्पेट ऑस्कल्टेट करते हैं, इसलिए थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस इज द एरिया A2 एरिया, और यहाँ पे जो हम एओर्टिक रिगर्गिटेशन की जो है वो ऑस्कल्टेशन करते हैं। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है और इसको परफॉर्म करने के लिए पेशेंट सिट करता है और वो फॉरवर्ड लीन करेगा और पेशेंट एक्सपायर करेगा, तब लेफ्ट हार्ट साउंड लेफ्ट साइड के मर्मर इंक्रीज करते हैं। राइट साइड के मर्मर जो है वो इंस्पिरेशन पे इंक्रीज करते हैं क्योंकि उससे राइट साइड पे फ्लो इंक्रीज करता है। अब ऑस्कल्टेशन करेंगे, S1 तो सॉफ्ट होगी क्योंकि
देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेट्रियल और ट्राइकुस्पिड वॉल्व। S2 जो है वो A2 सॉफ्ट या एब्सेंट होगी और रिगर्गिटेशन की वजह से जो है वो डायस्टोलिक रिगर्गिटेशन की वजह से P2 ऑब्सक्योर भी हो सकती है। S4 इसमें भी होगी क्योंकि इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि इसका मरमर किस तरह का होगा। ऑब्वियसली मेट्रियल रिगर्गिटेशन है, सो रिगर्गिटेशन तो तभी होगी जब सिस्टोली एंड होगी, सो अर्ली डायस्टोलिक इसका मरमर होता है। अब इसमें ये दो चीज़ें हैं कि इसमें S2 और S1 के दरमियान होती है डायस्टोली, सो अर्ली डायस्टोलिक मरमर, साथ इसमें जो है वो सिस्टोलिक मरमर भी हो सकता है, इजेक्शन मरमर, क्यों सो इसमें डबल मरमर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेन मरमर है वो यही है अर्ली डायस्टोलिक मरमर। ऑस्टन फ्लिंट मरमर ये होता है कि जब एओर्टिक रिगर्गिटेशन होती है उसकी वजह से होता ये है कि जो इंटीरियर लीफलेट है ना मेट्रियल वॉल्व का, वो बैकवर्ड मूव करता है, इसकी वजह से मेट्रियल स्टेनोटिक टाइप जो है वो एरिया डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से मिड डायस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। इसको इसलिए कहते हैं फंक्शनल मेट्रियल स्टेनोटिक मरमर। पिस्टल शॉर्ट फेमरल, पिस्टल शॉर्ट फेमरल ये होता है कि फेमरल एरिया पे जो है वो शार्प साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है ड्राउजियर साइन, ये मैं लिख देता हूँ शार्प साउंड, ये फेमरल आर्टरी के एरिया पे सुनाई देती है। ड्राउजियर साइन ये होता है कि ये जो फेमरल एरिया है वहाँ पे ब्रूई सुनाई देती है। अब पल्स इसकी वाटर हैमल पल्स होती है, हाई वॉल्यूम और लाउड और कोलैप्सिंग पल्स। क्विंकी साइन ये होता है कि पल्सेशन जो है वो नेल बेड्स पे प्रोमिनेंट होती है, कैपिलरी पल्सेशन। डिम्यूसिड साइन ये है कि इसमें ये सिनेरियो में हेड बॉबिंग आएगी क्योंकि कैरोटिड इतनी स्ट्रांग होती है कि हेड बॉबिंग होती है और नोडिंग ऑफ द हेड होने लग जाती है। और करिंगन साइन ये है कि प्रोमिनेंट पल्सेशन कैरोटिड की वजह से डांसिंग कैरोटिड का इसको नाम दिया गया। ब्लड प्रेशर ये होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज करता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो जब डायस्टोली आती है तो रिगर्गिटेशन हो जाती है तो वो फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से पल्स प्रेशर इंक्रीज करता है, क्योंकि पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सो अगर मोर देन 60 मिलीमीटर HE है तो पल्स प्रेशर इज ड्यू टू द एओर्टिक रिगर्गिटेशन। अब हार्ट फेलियर जब डेवलप होता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करने लग जाता है, इसकी वजह से पल्स प्रेशर डिक्रीज है। सो अर्ली पल्स प्रेशर इंक्रीज है, लेकिन हार्ट फेलियर में पल्स प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है। एक्सरे जब हम करवाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट मिलेगी ड्यू टू रिगर्गिटेशन। ECG पे भी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी और प्रोमिनेंट इसमें Q वेव्स प्रोमिनेंट होती है। T वेव्स इनिशियली टाल होती हैं लेकिन फिर इन्वर्ट हो जाती है। एको और कार्डियक कैथेटराइजेशन और जो है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन के साथ एंजियोग्राफी करवाएंगे, तो जब एंजियोग्राफी और कार्डियक कैथेटराइजेशन से हमें जो है वो उसकी सीवियरिटी का आइडिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट में ये है कि मेट्रियल रिगर्गिटेशन है, सो ब्लड इज़ ऑलरेडी एनफ, सो वेजोडाइलेशन करवाते हैं ताकि ब्लड फ्लो का थोड़ा कम हो, जिसकी वजह से रिगर्गिटेशन कम हो। साथ डायरेटिक्स और डाइजॉक्सिन देते हैं। एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस और रेमेटिक फीवर, ये दोनों जो इसके कॉमन काज हैं उनकी प्रोफाइलैक्सिस। और सर्जरी में जो है वो हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं वॉल्व की।